हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर से हम फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैटिक्स का। और फ्रिक्शन चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका क्वेश्चन जो 5th चैप्टर के साथ कवर होगा। सो फ्रिक्शन आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। टॉपिक इजी है, कंसेप्ट इजी है, लेकिन थोड़ा सा जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, है ना। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जितना भी मैं आपको डेली करवाती हूँ, अगर आप वो भी डेली अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप फ्रिक्शन में पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले थोड़ा सा देखिएगा। फ्रिक्शन का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है, घर्षण होता है। और घर्षण कितना जरूरी है हमारी लाइफ में ये सब जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट अ बॉडी ए प्लेस्ड अगेंस्ट द बॉडी बी एट ए पॉइंट ओ। हम ये ए बॉडी लेकर चलते हैं, दिस इज बी। ओ पॉइंट पर दोनों जो है वो मीट करते हैं। ठीक है, सो यहां से अगर ये बॉडी बी बॉडी पर प्लेस अगर आपने की है तो इस पे फोर्स लगा रही है, एंड बी बॉडी ऑपोजिट रिएक्शन देगी। तो ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है, देखिए ये ओ पॉइंट पर अगर मीट किया है हमने दोनों को, तो ये होगा टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, एंड दिस इज कॉमन नॉर्मल। जो टेंजेंट पॉइंट पर, टेंजेंट लाइन पर एट पॉइंट ओ जो परपेंडिकुलर लेते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, हम लेकर चलते हैं कि बी बॉडी ए बॉडी पर ऑपोजिट रिएक्शन अप्लाई कर रही है, और ये हम ले लेते हैं एस। ठीक है, सो पॉइंट इसको सी ले लीजिए और एस को मैं इधर डिनोट कर देती हूँ, दिस इज एस। क्लियर दैट। एंड इधर हम ले लेते हैं एफ फोर्स। एफ फोर, ये फोर्स कौन सा है भी अभी हम बताएंगे आपको। हम यहाँ पर लेके चले हैं कि एस हमारा ऑपोजिट रिएक्शन है बी बॉडी का अगेंस्ट ए के। ठीक है, तो जो रिएक्शन है ये एन नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो यहां से हम बताएंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ द रिएक्शन S टू द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इन टू डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो इट मे बी रिजॉल्व्ड इनटू टू डायरेक्शंस। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि ये अगर इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, एस जो है नॉर्मल के साथ, इसको आप रिजॉल्व कीजिए तो क्या आता है, एस कॉस थीटा। किसके अलोंग है ये, हमने ये जो थीटा एंगल है ये इसके साथ बना रहा है ना, नॉर्मल के साथ, राइट। तो एस कॉस थीटा दिस इज अलोंग द नॉर्मल। और आप ये कॉमन नॉर्मल भी बता सकते हो क्योंकि ये जो नॉर्मल है दोनों बॉडीज पर है ये। ठीक है, अलोंग कॉमन लिख सकते हो, कॉमन नॉर्मल। और जो इसको हम नेम दे देते हैं आर। आर इज इक्वल टू एस कॉस थीटा, यानी आर हमने किसके अलोंग लिया अभी, आर हमने लिया अलोंग नॉर्मल के, और आर की वैल्यू क्या हो गई, एस कॉस थीटा। ये हम आगे यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एस कॉस थीटा क्या है। अब अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे अलोंग द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट जो कॉमन टेंजेंट है, सो ये एंगल कितना बनाएगा, π/2 माइनस थीटा। ओके, सेकेंड इज एस साइन थीटा होगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, और इस फोर्स को हम ले लेते हैं F, क्योंकि आप फोर्स को ही तो रिजॉल्व कर रहे हो ना। इसको हम लेके चलते हैं फोर्स F, तो F होता है टेंजेंट के अलोंग, और इसकी वैल्यू अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो R साइन थीटा आ जाएगी, क्योंकि R cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो आपने R बताया है यहाँ पर, R इज कॉल्ड द नॉर्मल कॉम्पोनेंट। R को आप क्या कह सकते हो, R इज कॉल्ड नॉर्मल component of the reaction, या फिर इसको आप बोलोगे
नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, या फिर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन को हमने जो अलोंग नॉर्मल और टेंजेंट के जो है वो रिजॉल्व किया है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगेन जो आपने एफ लिया है, कैपिटल एफ जो हम लेकर चले हैं, दिस इज एफ इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग हमने लिया है, कॉल्ड द टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्लियर दैट? और इसको हम कहेंगे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो, या फिर इसको आप कह सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से याद करनी है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, फ्रिक्शन तो आपको पता ही है, जब दो बॉडीज जो वो, जैसे हमने ए बॉडी पर दूसरी बॉडी को अगर आप मूव करेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन ही तो होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे फ्रिक्शन के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको देखना है, इसके बाद आप डेफिनेशन बता सकते हो। सो डेफिनेशन क्या बताएंगे हम, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, the properties of roughness, property of roughness of bodies of which a force is exerted to resist the motion of one upon another is called the friction। और जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, अगर एक बॉडी के ऊपर आप दूसरी बॉडी प्लेस करोगे और अगर आप उसको पुल करोगे तो वहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जो अपोजिट फोर्स, अभी मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, जो अपोजिट फोर्स आएगा उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड द फोर्स exerted is called force of friction। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या स्टेज होती हैं, क्या क्या काइंड्स होती हैं। देखिए, हम एक टेबल लेकर चलते हैं और इस पर मैंने एक हैवी बॉक्स जो है वो फिक्स कर दिया है यहाँ पर। ओके, देन अगर आप इसको यहां से पकड़ लिया हमने इसको और इसको आप पुल कर रहे हो, ठीक है, सो यहां पर आपको कौन कौन से फोर्सेस देखने को मिलेंगे, ये चीज हमें समझनी है। राइट, अब जब आपने बॉडी को प्लेस किया टेबल पर, तो ये पैरेलली फोर्स जो लगा रही है, किसके पैरेलल फोर्स अप्लाई करेगी, जो आपने टेबल ली है इसके पैरेलल जो है ये फोर्स यहां पर अप्लाई करेगी। ओके, हमने ले लिया कि इसका जो वेट है, बॉक्स का जो वेट है, इसका वेट है W, और जो ऑपोजिट रिएक्शन है, टेबल भी तो ऑपोजिट रिएक्शन करेगी ना, तो ऑपोजिट रिएक्शन हम लेके चलते हैं R। ओके, वेट ऑफ द बॉक्स इज W, ऑपोजिट रिएक्शन हो गया R। अब आपने यहां से इसको पकड़ा और ऐसे पुल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप इसको पुल कर रहे हो P फोर्स से, अब जैसे आप इसको पुल करोगे तो फ्रिक्शन होगा। ठीक है, फ्रिक्शन यही तो होता है कि अगर आप इसको पुल कर रहे हो तो टेबल भी तो इसको रोकने के लिए अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, तो ये जो फ्रिक्शन होगा, ये जो फोर्स होगा, इसको हम लेकर चलते हैं F फोर्स। अब देखिए दो कंडीशन आती है यहाँ पर भाई, जैसे आपने इतना फोर्स अप्लाई किया, P का इतना अमाउंट हो सकता है कि ये आपसे हिले ही नहीं, यहीं के यहीं रह जाए, लेकिन फ्रिक्शन तो फिर भी हुआ ना। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन डेफिनेटली आएगा। अब दो स्टेजेस में फ्रिक्शन आ रहा है,
एक तो वो स्टेज जब आपने इसको पुल किया लेकिन ये अपनी जगह से नहीं ली, ये वहीं के वहीं है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हमारे पास फ्रिक्शन मिल रहा है हमें। एक आपने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि आपने इसको खींच लिया, चाहे फ्रिक्शन कितना भी आए। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की है कि फ्रिक्शन क्या इन्फिनिटी हो सकता है? इन्फिनिटी का मतलब क्या इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो सकता है, टेबल इसको इतना जकड़ सकती है कि आप इसको खींच ही ना पाओ, कितना ही फोर्स लगा लीजिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रिक्शन में कि फ्रिक्शन जो है वो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसकी जो लिमिट होती है, फ्रिक्शन की लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि जो आप इस पर हम जो बहुत ज़्यादा अगर मैं फोर्स लगाऊं कि इसको मैंने यहाँ पे पुल किया और इसको जिस वेट से हम इसको खींच सकते हैं, तो फ्रिक्शन तो ऐसा नहीं है ना कि फ्रिक्शन इसको रोक सकता है, चाहे आप कितना ही जो है वो फोर्स अप्लाई करें। तो मेन चीज़ यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि फ्रिक्शन की जो लिमिट होती है। तो यहाँ से दो टाइप का फ्रिक्शन हमारा आता है। एक तो वो जब आपने फोर्स अप्लाई किया जिसका इतना अमाउंट है फोर्स का कि ये बॉक्स जो अपनी जगह पर ही है, हिला नहीं, तो फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। एक फ्रिक्शन तब आएगा जब आपने और भी ज़्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई किया और आपने बॉक्स को जो है वो आगे खींच लिया, लेकिन फ्रिक्शन तो आ रहा है ना, एक तब आएगा। तो एक तो जब बॉडी मूव करती है तब फ्रिक्शन आ रहा है, एक बॉडी जब मूव नहीं करती, आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉडी ने मूव नहीं किया, ठीक है, बॉक्स हमारा नहीं हिला, तो हमारे पास फ्रिक्शन आ रहा है। तो ये दो टाइप के हम जो फ्रिक्शन होते हैं। यहाँ से अगर ये मान लीजिए कि ये आपने फोर्स अप्लाई किया और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अप्लाई करने के बाद भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, यानी ये यही के यही रहेगी। कब होगा? जब F इक्वल P हो जाए, यानी ऑपोजिट फोर्स और P जब इक्वल हो जाएंगे तभी तो ये हिलेगा नहीं, समझ रहे हो। और R इक्वल टू W, बॉडी का जो वेट है, वो बॉक्स का जो वेट है वो रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। वो आपको दो टाइप का फ्रिक्शन समझ में आ गया। जब बॉडी यानी जो बॉक्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ये नहीं हिला, तब हमारा फ्रिक्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन। ठीक है, और जब आपने इसको इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि आप बॉक्स को खींच ले गए, ठीक है, फ्रिक्शन तो तभी भी आएगा, उसको हम कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। चलिए भाई यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर टू टाइप का फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर टू टाइप्स। एक हमारा फ्रिक्शन जब आया जब व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, यानी अपनी उसी कंडीशन में है। और सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी? व्हेन बॉडी मूव कर जाती है, व्हेन बॉडी इज मूविंग, जब वो मूव कर रही होती है तब फ्रिक्शन आएगा, है ना। चलिए जी, यहाँ से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइप है इसके अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is called into play when there is equilibrium. ठीक है, इसको हम कहते हैं is called statical friction. ठीक है। सेकंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is called into play there is motion। जब इसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है, जब ये आगे खिसकने स्टार्ट हो जाती है, तब जो फ्रिक्शन आएगा इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड डायनामिकल फ्रिक्शन। डायनामिकल फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये टाइप्स होती हैं फ्रिक्शन की। इसके बाद इसकी लिमिटिंग पोजीशन क्या होती है फ्रिक्शन की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, अभी हमने देखा कि दो टाइप का फ्रिक्शन है हमारे पास।
स्टैटिकल फ्रिक्शन एंड डायनामिकल। ठीक है, अभी लिमिट क्या होता है? लिमिट ऑफ फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं? स्टैटिकल फ्रिक्शन में क्या था कि आपने फोर्स अप्लाई कर दिया है लेकिन जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, सो इसमें हम बताएंगे कि जो इस कंडीशन स्टैटिकल फ्रिक्शन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, then the equilibrium is said to be non-limiting। ठीक है, और इसमें हमने क्या बताया डायनामिकल फ्रिक्शन में कि बॉडी जो है मूव कर जाती है। ठीक है, सो इसमें हम बताएंगे कि लिमिटिंग पोजीशन, यानी कि यहां पर हमने कहा कि इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कहेंगे नॉन लिमिटिंग। तो लिमिटिंग किसको बोलोगे? व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, then the equilibrium is said to be limiting position। लिमिटिंग, ठीक है, तो ये जो है वो लिमिटिंग पोजीशन बोली जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन की। ओके, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिमिट है, देन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। भाई जैसे अभी हमने ये कहा था कि टेबल पर जब आपने कोई बॉक्स रखा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर ये स्टे नहीं कर पाएगा, इतना तो आपको पता ही है। भाई जब आप इसको ना भी, अगर इस पर आप फोर्स ना भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने टेबल पर इसको रख दिया है तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो भी तो ये क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस पर टिक ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जो लिमिटिंग पोजीशन जो होती है, यानी कि अगर आप इसको पुल कर रहे हो तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, इनफाइनाइट लिमिट तक नहीं होता है कि आप इसको पुल कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम और भी ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर देते हैं जिससे इसको हम पुल कर सकते हैं, तो जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिट में ही तो होगा ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ लॉज हमें दिए गए हैं, लॉज ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन में क्या लॉ है? स्टैटिकल फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट सो दैट द बॉडी इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने वाली होती है उससे ऑपोजिट होता है हमारा स्टैटिकल जो फ्रिक्शन होता है। समझ गए? तो स्टैटिकल फ्रिक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट साइड में ही होता है, चाहे वो स्टैटिकल है, चाहे वो लिमिटिंग है, और चाहे वो डायनामिकल फ्रिक्शन है। वो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उससे अपोजिट ही आपको मिलेगा, है ना। सेकंड क्या कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम मूविंग। यानी कि इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़े तो जब बॉडी मूव करने वाली होती है उससे पहले का जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिकल, क्योंकि स्टैटिकल का पता ही है आपको, जब बॉडी मूव नहीं करती है तब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो तभी भी आएगा ना जब बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन जो बॉक्स है वो आपसे हिला नहीं, आपने तो फोर्स अप्लाई किया ना, तो फ्रिक्शन तो आना ही है। क्लियर दैट? तो आपने फोर्स अप्लाई किया लेकिन बॉक्स आपसे नहीं हिला तो फ्रिक्शन आया, उसको स्टैटिकल बोलते हैं। और आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि आपने इसको बॉक्स को खींच ही लिया, तब जो फ्रिक्शन आएगा उसको डायनेमिकल बोलते हैं। तो ये तो कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा? जब वो मैग्नीट्यूड, वो फोर्स जिस फोर्स से
ये जो बॉक्स है वो इसी कंडीशन में रहेगा, उस मैग्नीट्यूड, उसको जो हम बोलेंगे उस फोर्स को मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिकल फोर्स। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के भी इसी तरह से लॉज आपको दिए गए हैं। क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी अबाउट टू मूव, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये आगे मैं बताऊंगी आपको, ये भी हमारे पास आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं। क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर ये इसको जो मीट कर रही है, जब दो बॉडी आपस में मीट करती है तो जो रेशियो होता है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, वो हमेशा कांस्टेंट रेशियो होता है। इसके बाद कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत हैवी चीज जो रखी है तभी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, या फिर जो छोटी सी अगर आप चीज रखते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक हल्का सा गिलास ही रख दिया तो भी उसमें भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो शेप और साइज जो इसके कोई लिमिट नहीं है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसके बाद कहते हैं लॉज ऑफ डायनामिकल फ्रिक्शन, ये फर्स्ट तो वही है कि अपोजिट साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायनामिकल फ्रिक्शन ऑल्सो बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो, ये भी वही है कि जो मैग्नीट्यूड है डायनामिकल फ्रिक्शन का वो भी कांस्टेंट रेशियो होगा, किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। एंड दिस रेशियो इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो डायनामिकल फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड जरा सा कम आएगा, यहाँ पर रेशियो जो हम निकालते हैं। डायनामिकल फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मोशन, आप कितने भी कितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आप इसको पुल कीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर आप धीरे धीरे खींचते हैं तो भी, या आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के एकदम जो इसको खींच लेते हैं तो भी, मतलब डायनामिकल फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, जिसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द कांस्टेंट रेशियो, किसका कांस्टेंट रेशियो, विच द लिमिटिंग फ्रिक्शन bears to the normal reaction is called coefficient of friction। यानी जिस कांस्टेंट का हम यूज करेंगे, अभी हमने बताया था ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो कांस्टेंट जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। एंड जो एफ है, अगर एफ हम लेकर चलते हैं, लेट एफ बी लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड जो आप लेके चलोगे नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने क्या लिया था, कैपिटल आर से शो किया था, कैपिटल आर बी द नॉर्मल रिएक्शन, देन एफ बाय आर इज इक्वल टू म्यू, ये हम लेकर चलते हैं। एफ बाय आर हमारे पास म्यू होगा, सो एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं म्यू इंटू आर, क्लियर दैट। इसके बाद डेफिनेशन आते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन। क्या होता है रिजल्टेंट रिएक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ, अभी हमने एफ से बताया, डिनोट करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन कैपिटल एफ एंड नॉर्मल रिएक्शन, हमने लिया नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर, एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, एक्टिंग एट एन एंगल वेयर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एक्टिंग एट एन एंगल राइट एंगल, एट एन राइट एंगल
to each other have a resultant force S। स्टार्टिंग में हमने S को रिजॉल्व किया था R और F में, ठीक है। ये उससे उल्टा हो जाता है भाई, हमने ये कहा कि F और R फोर्स का जो S रिजल्टेंट हो गया, इसी टाइप से तो था ना। F हमने इस डायरेक्शन में लिया था, ये हमने लिया था यहाँ पर, ये R और ये F, और S दिस जो कि हमने रिएक्शन ऑफ बॉडी B to A लिया था, है ना, ये एंगल थीटा था हमारा। तो यहाँ से भी तो कह सकते हैं ना S इज द रिजल्टेंट ऑफ द R एंड S। कब? जब ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तभी हम बोलेंगे रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है। S which is called रिजल्टेंट रिएक्शन। कैसे बताओगे? S इज इक्वल टू क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता था भाई, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कब? जब P परपेंडिकुलर होता है Q के। अगर अल्फा एंगल बनाता है तो हम क्या लेकर चलते थे, 2PQ cos अल्फा, इससे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, S है, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर, एक फोर्स हमारे पास F है, एक है R, 2FR cos थीटा। अभी हमने क्या कहा, 90 डिग्री पर हैं दोनों, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो पुट कर दो R स्क्वायर प्लस 2FR cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो क्या आ जाएगा, S स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना अगर आपको पड़े तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, S स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये जो टर्म्स हैं, F क्या है, R क्या है, ये सारी, S क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो बेसिक अपना तैयार कीजिए, इसके बाद कुछ एक डेफिनेशन एंड जो आर्टिकल है इसके सारे इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका अच्छे से पढ़ो, तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।